नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और आज स्पेशली स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी की क्लास में। तो पिछली क्लास में अपनों ने अविकारी शब्द कंप्लीट किया और अविकारी शब्दों से संबंधित पिछली क्लास में अपनों ने अत्यंत महत्वपूर्ण जो अक्सर अभ्यर्थियों की समस्या आती है निपात से संबंधित, तो वो भी अपनों ने कंप्लीट किया। और आज अपन उसी से संबंधित उन्हीं सभी अविकारी शब्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं अविकारी शब्द, और अविकारी शब्दों से संबंधित भी क्या पढ़ने वाले हैं, प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने प्रश्न लिख रही हूं, स्वयं सोचिए, विचार कीजिए और फिर मुझे बताइए कि किस प्रकार का अविकारी शब्द हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न आपके सामने है कि मधु चुपके से चली गई। ये आपके सामने वाक्य है। तो वाक्य में अव्यय शब्द का चयन कीजिए। ये लीजिए, आपका पहला सवाल हाजिर है और आपके सामने विकल्प है मधु, दूसरा विकल्प आपके सामने है चुपके से, और तीसरा विकल्प आपके सामने है चली गई, और चौथा विकल्प आपके सामने है इनमें से कोई नहीं। ये लीजिए, ये प्रश्न है आपके सामने। जल्दी से पता कीजिए और बताइए कि कौन सा उत्तर सही विकल्प इसमें माना जाएगा। सीधा का सीधा सबसे आसान पहली सीढ़ी है अविकारी शब्दों की, कि आपको अव्यय शब्द ढूंढकर बताना है इस प्रश्न में, इस वाक्य में कौन सा अव्यय शब्द माना जाएगा। देखिए, इस प्रकार के वाक्य आ जाएं तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप यूं कीजिए कि इसका लिंग चेंज कर दीजिए, मधु को माधव बना दीजिए। माधव चुपके से चला गया, ठीक है। सिर्फ लिंग चेंज करके देख लीजिए, आगे कुछ भी चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर लिंग से भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो एक बार वचन चेंज करके और देख लेना। अब अपनों ने इस वाक्य को बनाया कि भाई माधव चुपके से चला गया। वाक्य कैसा बना, माधव चुपके से चला गया। अब ये वाक्य है, तो यहां पर इस वाक्य में और इस वाक्य में दोनों में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा शब्द है जो बिल्कुल बदला नहीं है, परिवर्तित नहीं हुआ, जिसमें विकार नहीं आया है। तो देखिए, मधु का लिंग बदला तो माधव करना पड़ा, यदि मधु रखते तो वो स्त्रीलिंग ही होता। चुपके से वैसा का वैसा है, चली गई का क्या हो गया, चला गया। अब ये भी बदल गया और ये भी बदल गया, बचा कौन, ये जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए इसे अविकारी या अव्यय शब्द कहेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर, चुपके से हमारा सही विकल्प इसमें मान लिया जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन देखते हैं अगले प्रश्न को। तो यहां पर अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपके सामने है अधिक मत बोलो। ये शब्द है, ठीक है, रेखांकित शब्द है। कैसा शब्द है, आपके सामने विकल्प है, क्रिया विशेषण है,
दूसरा विकल्प है समुच्चय बोधक है, और तीसरा है संबंध बोधक, और चौथा विकल्प कौन सा है? विस्मयादि बोधक। अधिक मत बोलो रेखांकित शब्द में, यानी अधिक में क्या है, कौन सा अविकारी शब्द है, आपको यह बताना है। क्रिया विशेषण है। आपके यहाँ पर चारों के चारों अविकारी शब्दों के भेद दिए गए हैं। तो चारों के चारों जो अविकारी शब्दों के भेद है, उनमें से ये कौन सा हो सकता है, चयन कीजिए। देखिए, अधिक और कम किससे संबंधित है? मात्रा से संबंधित है, यानी अधिक बोलना है या कम बोलना है। ठीक है, ये तोला तो नहीं, ये गिना तो नहीं जा सकता। अधिक और कम अपन यूं अंदाजा लगा सकते हैं। तो मात्रा से संबंधित होने के कारण ये किस में जाएगा? परिमाणवाचक में जाएगा। तो परिमाणवाचक तो यह विकल्प ही नहीं है। तो परिमाणवाचक किसका भेद है इन चारों में से, उसको ढूंढिए। अब यदि यहां पर इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो आप परिमाणवाचक है पर परिमाणवाचक विकल्प नहीं है, तो देखिए कि परिमाणवाचक किस में जाता है? क्रिया विशेषण में जाता है। हमने देखा है कि अविकारी शब्दों का पहला भेद कौन सा अपनों ने पढ़ा था क्लास में? क्रिया विशेषण पढ़ा था। और क्रिया विशेषण के मैंने आपको 4 भेद बताए थे। 4 भेद कौन कौन से बताए थे? एक तो बताया था रीतिवाचक, एक बताया था स्थान बोधक, एक बताया था काल बोधक, और एक बताया था परिमाणवाचक या परिमाण बोधक। तो ये चारों ही भेद किसके हैं? क्रिया विशेषण के हैं। तो इसलिए इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा माना जाएगा? क्रिया विशेषण मान लिया जाएगा। तो यहां पर अपना सही उत्तर कौन सा होगा? क्रिया विशेषण। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न, आगे मैं 2 प्रश्न एक साथ बताने वाली हूं। तो देखिए, प्रश्न पहला तो है रूप के आधार पर, रूप के आधार पर अव्यय शब्दों के कितने भेद होते हैं? ये लीजिए, विकल्प आपके सामने हैं 2, 3, 4 और 5। अब आपके सामने है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? अर्थ के आधार पर अविकारी शब्द होते हैं। तो 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, और उसके बाद इनमें से कोई नहीं। ये लीजिए, 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्नों से आपके अविकारी शब्द पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, रूप के आधार पर अविकारी शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल होते हैं, और यौगिक होते हैं, और इसके साथ साथ स्थानिक होते हैं। हालांकि इससे संबंधित प्रश्न कभी नहीं आता, और कभी कभार कहीं कहीं बस इतना सा पूछ लिया जाता है कि भेद कितने होते हैं। आज तक इस प्रकार का प्रश्न अभी तक नहीं आया है।
अपने को छोड़ना नहीं है, अपने को हर चीज क्लियर करनी है। तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? मूल हम जानते ही हैं कि यदि अविकारी शब्द अपने मूल रूप में है तब उसे क्या कहेंगे? मूल अविकारी शब्द कहेंगे। यौगिक, अब इसमें ये सारे प्रकार के शब्द आ जाते हैं, ठीक है, इन तीनों भेदों में। और यौगिक से संबंधित अगर एक अविकारी शब्द न आकर और 2 का मेल आ जाता है तो वहां पर यौगिक हो जाता है। और यदि स्थानिक की बात करें तो स्थान संबंधी विशेषता बतलाने वाले अविकारी शब्द स्थानिक हो जाते हैं। जो सामान्यतः संज्ञा से संबंधित होते हैं तो मूलतः तो उसमें जाते हैं, परंतु इसके साथ साथ वो बदलते नहीं है, इसलिए अविकारी शब्दों में भी शामिल किए जाते हैं। तो रूप के आधार पर अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो हमारा विकल्प यहाँ पर ब सही उत्तर है, मान लिया जाएगा। अब अपन बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो अपनों ने पढ़े हैं 4 अविकारी शब्द वो ही होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अविकारी, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 भेद होते हैं जो अर्थ के आधार पर माने जाते हैं। आपसे यूं पूछ लिया जाए कि भाई अर्थ के आधार पर कोई भी वाक्य दे दिया जाए कि अर्थ के आधार पर इसमें किस प्रकार का अविकारी शब्द है, तो अर्थ के आधार पर वो ही आएंगे जो हमारे वाले 4 है। अब उनमें कहीं भी एक आ जाए, 3 तो वो नाम आ जाए और एक ये आ जाए, तो आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनों ने अर्थ के आधार पर ही अच्छे से पढ़े हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? आपके सामने एक वाक्य है, उसमें आपको फिर से अविकारी शब्द बताना है। प्रश्न कौन सा है? मैं जल्दी आऊंगा ताकि आराम कर सकूं। रेखांकित शब्द में माना जाएगा क्रिया विशेषण, अव्यय शब्द या विस्मयादि बोधक, अव्यय या समुच्चय बोधक, अव्यय या फिर संबंध बोधक अव्यय। ये लीजिए, मैं जल्दी आऊंगा ताकि आराम कर सकूं। ताकि शब्द में बताना है कि कौन सा अविकारी शब्द है। दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, समझिए, सोचिए और उसके बाद बताइए कि कौन सा हो सकता है। देखिए, आपको अविकारी शब्द करवाते समय एक जगह यूं बताया था कि भाई दो शब्दों को या 2 वाक्यों को किसी भी अविकारी शब्द के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। इनमें योजक का काम कौन करता है? अविकारी शब्द काम करता है। तो यहां पर मैं जल्दी आऊंगा पहला वाक्य, आराम कर सकूं दूसरा वाक्य। और इन दोनों वाक्यों को किसके माध्यम से जोड़ा गया है? ताकि अविकारी शब्द से जोड़ा गया है। यदि आपको प्रॉब्लम हो कि भी ताकि अविकारी शब्द है कि नहीं है, तो आप बदल कर देख लीजिए। ताकों कहीं देखा है, ताकिन देखा है, वो नहीं बदलेगा तो अविकारी शब्द है, अव्यय शब्द है। ठीक है, तो यहां पर ये जो ताकि शब्द है,
इसमें कौन सा अविकारी शब्द है, तो उस परिभाषा को याद करिए। मैंने आपको बताया था कि भी दो शब्दों या दो वाक्यों को किसी भी अविकारी शब्द के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, और यहां पर भी अविकारी शब्द एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, परंतु ये दोनों ही स्थितियां भी दो शब्दों दो वाक्यों को चाहे एक शब्द के माध्यम से जोड़ा जाए चाहे दो शब्दों के माध्यम से जोड़ा जाए, किसकी विशेषता मानी जाती है, समुच्चय या बोधक की विशेषता मानी जाती है, क्योंकि यही समुच्चय बनाने का काम करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, समुच्चय बोधक अविकारी शब्द या अव्यय शब्द होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये प्रश्नोत्तरी है या ये क्लास ऐसी है जिसमें आपको सिर्फ प्रश्नों के उत्तर ही नहीं, संपूर्ण विश्लेषण भी करवाया जाएगा। तो देखिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुंदर प्रश्न माना जा सकता है। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न ये है, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता। कौन से होते हैं? यही चारों विकल्प आपके सामने हैं। विस्मयादि बोधक, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा संबंध बोधक, और चौथा यही आपका आ जाएगा अंतिम, समुच्चय या बोधक। ये लीजिए, मनोभाव को प्रकट करने वाले दो चीज अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको कहा था कि जब भी प्रश्न करें, जब भी किस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, तो 5 मिनट पहले लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए, और उसके बाद रिलैक्स होकर और यूं सोचिए कि मुझे 2 बार पढ़े बगैर किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं करना, चाहे वो कितना भी सरल क्यों ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा सरल प्रश्न होता है उसके गलत होने की संभावनाएं उतनी ज्यादा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि अपन भावुक हो जाते हैं और वहीं पर अपन उसको हाँ का नहीं में पड़ जाते हैं, नहीं का हाँ में पड़ जाते हैं। तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है एग्जाम पास करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा है, जरूरी ये है, महत्वपूर्ण ये है कि आपने जितना पढ़ा है और जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको आता है उसमें से आपने कितना गलत नहीं किया है। यदि आप जितना आता है उतना पूरा कुछ सही कराएं तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा रिलैक्स होकर प्रश्नों को 2-2 बार पढ़कर उत्तर करना है। यहाँ पर 2 ही चीज महत्वपूर्ण है। एक तो मनोभाव। सबसे पहले तो आप यही देखिए कि भाई 4 प्रकार के अविकारी शब्द पढ़े हैं, उनमें मनोभाव, मन के भावों को प्रकट कौन सा अविकारी शब्द करता है, यहीं पर आपका उत्तर निकल जाएगा। आगे आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर भी अपन प्रश्न का पूरा विश्लेषण करते हैं कि मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से संबंध नहीं होता। और ये चीज मैंने स्पेशली आपको अविकारी शब्द जब पढ़ाए थे तब बताई थी और स्पेशल नोट भी करवाई थी कि इस चीज को नोट कर लेना कि एक ही ऐसा अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्दों का भेद होता है जिनका अपने वाक्यों से कोई संबंध नहीं होता, जो अलग ही लिखा जाता है, अलग ही अपना भाव प्रकट करता है। तो अब आप समझ गए होंगे। पहली बात तो, अरे कितनी सुंदर चीज है, हे राम अब मैं क्या करूंगी, मनोभाव को प्रकट हो रहा है।
अरे अरे राम, अब मैं क्या करूंगी, मतलब दुखी हो गए। अरे कितनी सुंदर विस्मय, यानी मन के भाव को प्रकट करने वाले सभी के सभी किस में जाते हैं, विस्मयादि बोधक में जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द जब करवाए थे तब मैंने आपको ये बताया भी था कि मन के भाव, चाहे अत्यधिक हर्ष हो, चाहे अत्यधिक शोक हो, विषाद हो, चाहे घृणा हो, चाहे तिरस्कार हो, इस प्रकार के सारे शब्द किसमें जाएंगे, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द में जाएंगे। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि इनका वाक्यों से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि ये वाक्य में सबसे पहले लिखे जाते हैं और उसके तुरंत बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह लिखा जाता है। और चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो यहाँ पर अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा, अ विकल्प हो जाएगा, जिसमें कौन सा है, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द माना जाएगा। तो मनोभावों को प्रकट करता है, पहली विशेषता तो अविकारी शब्द, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द की ये बात होगी। दूसरी विशेषता ये होगी कि वाक्य से जिसका कोई भी संबंध नहीं होता। चलिए मैं एक वाक्य और लिखकर ही बता दूं। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। अब ये वाक्य है, वाह वाह क्या बात है, ये वाक्य है। तो यहां पर वाह वाह जो शब्द है, कहीं भी कोई विस्मय प्रकट करने वाली, अचरज वाली बात के लिए अपन कहते हैं कि वाह क्या बात है। तो इसलिए वाह वाह शब्द यहां पर किस में जाएगा, विस्मयादि बोधक में, जो अपने इस चिन्ह के साथ अलग ही है, वाक्य अपना अलग है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण ये प्रश्न माना जा सकता है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपके सामने ये है, तुम दिन भर घूमते रहते हो, तुम दिन भर घूमते रहते हो, ये आपके सामने वाक्य है, रेखांकित शब्द है। अब इसमें मैं दो प्रकार के विकल्प दूंगी आपको। एक तो ये शब्द है वो संज्ञा शब्द है, या दूसरा सर्वनाम शब्द है, या तीसरा अव्यय शब्द है, या चौथा क्रिया शब्द है। पहला तो ये। दूसरे विकल्प, यदि ये अव्यय या अविकारी शब्द है तो उनमें कौन सा है, उनमें कौन सा है, तो ये अपना ये हो सकता है निपात है, या दूसरा पुल्लिंग है। चलो अपन अविकारी शब्द ही लिखेंगे। विस्मयादि बोधक है, और उसके बाद परिमाण बोधक है, ये लीजिए प्रश्न है आपके सामने, तुम दिन भर घूमते रहे। तो दिन भर, सबसे पहली बात तो भर शब्द है, तुम रात भर घूमते रहे, तुम कल पूरे दिन भर घूमते रहे, कहीं भी भर बदलेगा नहीं, तो ये अविकारी शब्द होगा, अव्यय शब्द होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये निपात है, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो जहां भी होता है, जैसे भी होता है, उसका अर्थ शब्द को प्रभावित करता है, वाक्य में अर्थ परिवर्तित करने के काम में आता है। और यहां पर एक चीज और समझ लेना कि ये जो निपात है
ये सारे के सारे अविकारी शब्दों में उन शब्दों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो वाक्य में कहीं भी प्रकट होते हैं या कहीं भी प्रयुक्त किए जाते हैं, तो उस शब्द के स्थान के अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है, तो वहां पर क्या माना जाता है, निपात। तो यहाँ पर अपने इन विकल्पों में तो ये विकल्प सही उत्तर माना जाएगा और इनमें ये सही उत्तर माना जाएगा। तो एक ही प्रश्न के अपनों ने दो प्रकार के जो भेद या विकल्प है वो देखे हैं। तो आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि अविकारी शब्द होते कौन से हैं, इनकी पहचान कौन सी होती है, और उसके बाद अपन बाद में तो उसके भेदों को तो देख ही लेंगे। सबसे पहले ये तो क्लियर करें भी अविकारी है कि नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे कौन सा प्रश्न हो सकता है? तो आगे प्रश्न आपके सामने है ये, गीता घर गई और सीता बाजार गई। ये वाक्य है रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय माना जाएगा? ये है विकल्प आपके सामने है। विस्मयादि बोधक, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा क्रिया विशेषण और चौथा संबंध बोधक। अब ये देखिए, ये प्रश्न है, इस प्रश्न में 4 तो ये विकल्प है। ये विकल्प आपके सामने आ सकते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने आ सकता है, परंतु इसके ये विकल्प भी हो सकते हैं। कौन कौन से? तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं। हाँ, अपना उत्तर है वो सभी टाइप कीजिए, अपने जो उत्तर है वो भी लिखते रहिए। तो यहां पर विकल्प एक तो ये हो सकता है विकल्प सूचक, दूसरा परिणाम सूचक भी हो सकता है, तीसरा संयोजक भी हो सकता है, और चौथा कारण सूचक भी हो सकता है। एक प्रश्न और इसमें भी 2 प्रकार के विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो दोनों प्रकार के विकल्पों में आपको कौन सा सही यहां पर लगता है वो चीज आपको बतानी है। सीता घर गई और गीता घर गई और सीता बाजार गई। इस वाक्य में सबसे पहले तो आप ये चयन कीजिए कि भाई कौन सा विस्मयादि बोधक है। अब यहां पर मैं आपको पहले ही बता देती हूं कि भाई अविकारी शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं उनमें संयोजक जोड़ना कहते हैं, विभाजक अलग अलग करना कहते हैं। तो संयोजक के रूप में भी इन शब्दों का प्रयोग हो सकता है और विभाजक के रूप में भी इन शब्दों का प्रयोग हो सकता है। तो आपको संयोजक और विभाजक दोनों चीजों को भी ध्यान में रखना है। कई भी कभार सीधा का सीधा इसी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप चयन कीजिए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही माना जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, अपन पहले प्रश्न में पढ़ चुके भी, 2 अलग अलग वाक्य है, दोनों अलग अलग वाक्यों को यदि कोई शब्द जोड़ रहा है तो वो किस में जाएगा, समुच्चय बोधक में, और समुच्चय बोधक को अपन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले विकल्पों में अपना सही उत्तर कौन सा मान लिया जाएगा, ब विकल्प। दूसरे प्रश्न की यदि बात करें तो देखिए विकल्प सूचक, क्या ये विकल्प प्रकट कर रहा है कि भाई या ये या ये? नहीं,
विकल्प तो है नहीं। अगर या अथवा इस प्रकार के शब्द आते तो हो सकता था विकल्प अपन कर दे। परिणाम, परिणाम का मतलब रिजल्ट, रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। संयोजक, हाँ, दो वाक्यों को संयोजित करने का, जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये हमारा विकल्प यहाँ पर सही माना जाएगा। यहाँ पर कोई कारण नहीं बताया जा रहा, सीधी सीधी बात बताई जा रही है भी वो वहां गई और वो वहां गई। हाँ, यदि यहाँ पर कारण यूं होता कि मैं अगर वो मेरे पास आता, मैं उसकी मदद करता, इस प्रकार के यदि वाक्य हो जहां पर कारण सहित बात प्रकट की जाए, तब हो सकता था कि उनमें कोई अविकारी शब्द का प्रयोग हो तो अपन कारण बोधक मान सकते थे, परंतु यहां पर कोई कारण नहीं है। तो वाक्य के अर्थ के आधार पर भी इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कौन सा हो सकता है और क्या हो सकता है? तो अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की यदि बात करें, पहला प्रश्न तो आपके सामने ये है, निम्न में से विभाजक अव्यय शब्द का चयन कीजिए। पहला प्रश्न तो आपके सामने है, विभाजक का आपको चयन करना है। अब विभाजक में आपके सामने जो विकल्प आ सकते हैं वो ये भी आ सकता है, इसलिए भी आ सकता है, उसके साथ साथ एवं भी आ सकता है, उसके साथ साथ किंतु भी आ सकता है, और इसके साथ साथ तथा भी आ सकता है। ये चार विकल्प आपके सामने है, तथा, एवं, किंतु, इसलिए। इनमें से आपको चयन करना है। आप अच्छे से वाक्य को पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए, विकल्प का चयन कीजिए। तब तक यहाँ पर मैं आपको दूसरा प्रश्न दे देती हूँ। दूसरा प्रश्न कौन सा हो सकता है कि निम्न में से कौन सा अव्यय शब्द नहीं है? ये प्रश्न है आपके सामने, और इसमें भी विकल्प आपके सामने है, किंतु नहीं, अलग लेंगे ताकि दूसरा विकल्प तो, तीसरा विकल्प अच्छा, और चौथा विकल्प भी। ये लीजिए, निम्न में से कौन सा अव्यय शब्द नहीं है? दो प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर और जवाब अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए। भाई जवाब लिखते रहिए कि कौन सा आपके अनुसार इसमें हो सकता है। तो इसमें यदि अपन देखें तो देखिए, विभाजक का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि भी वाक्य को अलग अलग करके अगर अलग अलग किसी शब्द के माध्यम से, किसी अविकारी शब्द के माध्यम से किया जाए तो वहां पर वो अलग अलग करने वाला जो अविकारी शब्द है वो विभाजक मान लिया जाता है और जोड़ने वाला संयोजक मान लिया जाता है। तो यहाँ पर इसलिए ये तो कारण बोधक हो गया कि मैं नहीं आ सका इसलिए, मैं वहां नहीं गया इसलिए, तो ये तो कारण हो सकता है। एवं, मैं, वो और मैं, तो एवं है वो दो चीजों को जोड़ता है, ये भी कारण बताता है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या करता है बताइए। देखिए यहां पर जो विभाजक होगा वह यही होगा, दो वाक्यों को अलग अलग करेगा। ये वो आ जाता किंतु,
नहीं आया, तो इसलिए यहां पर आ जाता नहीं आया, तो दोनों बातों को अलग अलग देखिए। किंतु परंतु यदि आ जाए तो वो जो है वो विभाजक शब्द ही होते हैं। और यहां पर आप देख लीजिए कि ये जो है वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है और दो वाक्यों की अलग अलग स्थिति को प्रकट करने के लिए काम में लिया जाता है, तो इसलिए ये यहाँ पर सही विकल्प मान लिया जाएगा। कौन सा शब्द अव्यय है, तो ये तो आप समझ ही चुके होंगे भाई। अच्छा, अच्छी, अच्छे ये बदल जाते हैं, तो ये अच्छा शब्द विकारी शब्द होता है। और अच्छा तो अपन पढ़ भी चुके हैं पिछली क्लासेस में। अच्छा शब्द किस में जाता है, विशेषण में जाता है, ये एक विशेषण शब्द माना जाता है। तो विभाजक तो हो गया किंतु, और अविकारी शब्द कौन सा हो गया, या कौन से हो गए, भी, तो, ताकि, तो अविकारी शब्द है, जबकि अच्छा विशेषण शब्द है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं आगे वाक्य कौन सा हो सकता है, या अगला प्रश्न कौन सा हो सकता है। प्रश्न ये है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। एक वाक्य है सीधा। ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है, यहां पर भी मैं दो प्रश्न बनाऊंगी, दो प्रकार के विकल्प बनाऊंगी। वाक्य में अव्यय शब्द है, पहले तो आपको चयन करना है कि इसमें अव्यय शब्द कौन सा है। एक प्रश्न तो ये बन गया। दूसरा प्रश्न, वाक्य में कौन सा अविकारी शब्द है। ये लीजिए, ये दो वाक्य, दो प्रश्न बना दिए, इनके दो प्रकार के ही विकल्प बना देते हैं। कौन सा, सबसे पहले तो ये, तो इस प्रश्न में कौन सा अविकारी शब्द है, कछुआ है या धीरे धीरे है, या फिर दोनों है, या फिर चलता है, ये है। दूसरे विकल्प आपके सामने ये है कि भी कौन से अविकारी शब्द है, तो यहां पर अपन देख लेते हैं, क्रिया विशेषण है या समुच्चय बोधक है, और तीसरा संबंध बोधक है, या फिर चौथा विस्मयादि बोधक है। लीजिए, प्रश्न है, प्रश्न भी दो है, विकल्प भी दो प्रकार के हैं। जल्दी से अच्छे से पढ़ते हुए बताइए कि दोनों प्रश्नों में कौन सा उत्तर सही माना जाएगा। पहला प्रश्न, धीरे धीरे चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है में अव्यय शब्द या अविकारी शब्द छांटना है। और दूसरे प्रश्न में यदि जो भी अविकारी शब्द आ जाए इस वाक्य में, चाहे चलता है चाहे धीरे धीरे कछुआ, कुछ भी आ जाए, उसकी कोटि कौन सी है, वो कौन से भेद के अंतर्गत जाएगा, वो बात भी अपने को देखनी है। तो यहां पर अपन देखते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो कछुआ है वो धीरे धीरे चलता है। तो हम इस प्रकार का प्रश्न पहले भी देख चुके हैं, तो हम जानते हैं कि धीरे धीरे किस प्रकार का जो शब्द माना जाएगा, अविकारी शब्द माना जाएगा, क्योंकि कछुआ संज्ञा है, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। चलता है क्रिया है, तो क्रिया शब्द भी अविकारी शब्द होते हैं, विकारी होते हैं। विकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, अविकारी शब्द भी चार प्रकार के। विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण चारों होते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा है, ये संज्ञा है और ये क्रिया है, तो ये अविकारी शब्द हो जाएगा।
पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया, भी कौन सा अविकारी है, तो धीरे धीरे किस प्रकार का अविकारी है। इसके तुरंत बाद देखिए कैसा आ रहा है, क्रिया शब्द आ रहा है, तो क्रिया विशेषण ही माना जाएगा और क्रिया विशेषण इसमें सही विकल्प मान लिया जाएगा, क्योंकि किसी भी अविकारी शब्द के तुरंत बाद यदि क्रिया हो, क्रिया शब्द प्रयोग में लाया जाए तो वहां पर क्रिया विशेषण अविकारी शब्द ही होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात और बता देती हूं कि क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। तो किसी काम करने का तरीका या किसी काम करने का ढंग यदि वहां पर चित्रित किया जाए तो वहां पर कौन सा अविकारी शब्द या क्रिया विशेषण का भेद होता है, रीतिवाचक अविकारी शब्द या क्रिया विशेषण का भेद होता है। तो इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे में 3 उत्तर 3 आ गए। देखिए कितना रुचिकर, मतलब एक ही प्रश्न 3 प्रकार के उत्तर आ सकते हैं। पहली बात तो इसमें धीरे धीरे अविकारी शब्द है। कौन सा अविकारी शब्द है, तो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो तीनों चीजें आप यहाँ पर नोट कीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न भी देखते हैं कौन सा है। तो यहां पर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। आपके सामने 4 वाक्य होंगे, चारों में से आपको बताना है कि भाई निपात का प्रयोग किसमें नहीं है। पहला वाक्य है कि बात अपने तक ही सीमित रखना। यह एक ऐसा वाक्य है जो हर कोई व्यक्ति प्रयोग में लाता है ना, आगे नहीं जानी चाहिए बात। दूसरा वाक्य है, शीला तो बीमार है। दूसरा वाक्य ये है। और तीसरा वाक्य, तुम भी चले जाओ। चौथा वाक्य, मैं कल जयपुर गया था। अगर आपने ये प्रश्न सही से कर दिया और आपने इसका सही जवाब दे दिया तो यहां पर मैं मानती हूं कि निपात तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, और मैं ये भी समझ जाऊंगी कि कल की क्लास आपने बहुत अच्छे से देखी है, मन से देखी है, दिमाग लगाकर देखी है। तो यहां पर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न को तो ध्यान से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, भी निपात नहीं है पूछा गया है। तो 3 वाक्य ऐसे होंगे जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है, और एक वाक्य ऐसा है जिसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वो वाक्य आपको छांटना है। देखिए, निपात के लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक और बताऊं आपको। एक वाक्य को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने पर यदि कहीं भी उस वाक्य में किसी भी शब्द के द्वारा वाक्य को दबाव लगाकर पढ़ा जाता है तो वो दबाव लगाने वाला शब्द हमेशा निपात होगा, हमेशा ध्यान रखना। अब मैंने आपको पहले 2-3 वाक्य बताए थे या निपात वाली क्लास में बताए थे कि मैं दिल्ली भी जाऊंगा। अब भी के माध्यम से अपन दबाव लगा रहे हैं, तो वो दबाव, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। जब कहीं भी कोई भी हथियार काम में नहीं आए तो इसको काम में लाना, ये ध्यान में रखना। और आप देख लीजिए, भी, तो, तक, भर,
ये सारे के सारे शब्द दबाव लगाने के लिए काम में आते हैं। तो दबाव लगाने के लिए काम में आते हैं, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? निपात कहलाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर भी, बात अपने तक ही सीमित रखना, अपने तक ही। अब तक के माध्यम से दबाव लगाया जा रहा है, और तक यहाँ पर अविकारी शब्द है, और कौन सा अविकारी है? निपात है। ठीक है। उसके बाद शीला तो बीमार है। ठीक है। तो यहां पर भी तो शब्द दबाव लगाने के लिए काम में आ रहा है। और मैंने आपको ये भी बताई थी कि भाई आप शब्द की स्थिति चेंज कर लीजिए। तो शीला तो बीमार है, शीला बीमार तो है, तो दोनों सार्थक वाक्य होंगे और दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। शीला तो बीमार है मतलब शीला तो बीमार है, शीला नहीं आ सकती। शीला बीमार तो है मतलब मुझे कहीं से पता चला है कि शीला बीमार तो है। तो इस प्रकार से दोनों वाक्यों का अर्थ बदला, तो भी इस दृष्टि से भी ये निपात है, और दबाव लगाने वाली अपनी ट्रिक से भी ये निपात है। तुम भी चले जाओ, अब भी के माध्यम से दबाव लगाकर कहा जा रहा है, तो इसलिए ये कैसा शब्द माना जाएगा? निपात माना जाएगा। हाँ, और वैसे भी देखें तो इसको बदल भी लीजिए, तुम चले भी जाओ, मतलब ये जाना नहीं चाह रहा था, तो कि तुम चले भी तो जाओ, मतलब इसको निकाला जा रहा है। और यदि तुम भी चले जाओ यानी और लोग जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ, तो इसलिए वाक्य का अर्थ भी बदल रहा है। तो इसलिए भी ये शब्द निपात माना जाएगा। और अपनी ट्रिक के अनुसार भी, मैं कल जयपुर जा रहा हूं, कहीं भी किसी भी शब्द के माध्यम से दबाव नहीं लगाया जा रहा, सीधा का सीधा बताया जा रहा है। और ये जो कल आज है, ये भी अविकारी शब्द होते हैं, ये भी परिवर्तित नहीं होते, परंतु ये किससे संबंधित होते हैं? काल से संबंधित होते हैं। और काल किसका भेद है? क्रिया विशेषण का भेद है। तो ये कालवाचक शब्द मान लिया जाएगा। यदि मैं जयपुर कल जाऊंगा, अगर यहाँ पर प्रयुक्त होता तो ये क्रिया विशेषण में चला जाता, और ये यदि संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुआ है तो ये सीधा कालबोधक में चला जाएगा। इतनी सी बात है अविकारी शब्द। ठीक है, तो क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इस प्रश्न का या इसका भी, और फिर अपन देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कौन सा हो सकता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न। अगर इसमें देखें, निम्न में से संबोधन किस विस्मयादि बोधक वाक्य में माना जाएगा? अब प्रश्न ये है, जो विकल्प आपके सामने वो ये है, ओह मैं असफल हो गया, वाह कितनी स्वादिष्ट मिठाई है। तीसरा विकल्प, अरे यहां आओ तो। अंतिम वाक्य, जी हां आप कल आ सकते हैं। एक याद रखना,
विस्मयादिबोधक में भाव पूछ लिए जाते हैं भी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये प्रश्न बनाया है। कैसे भाव पूछ लिए जाते हैं कि कोई भी वाक्य है उसमें विस्मयादिबोधक में भी कौन से भाव से संबंधित है। अब विस्मयादिबोधक में मैंने जब आपको अविकारी शब्द करवाया था, ये जो पढ़ाया था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें जैसा वाक्य का भाव होता है उसी के अनुसार उसको पुकारा भी जाता है। जैसे यदि किसी में घृणा है तो घृणा बोधक, या तिरस्कार है तो तिरस्कार बोधक हो जाता है, स्वीकृति है तो स्वीकृति बोधक, अनुमोदन है तो अनुमोदन बोधक। इस प्रकार से वाक्य पुकारे जाते हैं। और ये एक ऐसा है जिसमें स्पेशली इन चीजों के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे संबोधन है तो संबोधन या संबोधित अपन किसके माध्यम से करते हैं, हे अरे, हे राम, अरे इधर आओ, तो ये संबोधन होता है। और हे अरे कारक के शब्द भी होते हैं, तो उनमें भी संबंध बोधक होते हैं, तो इनमें अपने को वैसे कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो यहां पर ये संबोधन से संबंधित हो गया। अब अपन इन वाक्यों का भी देख लेते हैं भी, ये इनमें भी कौन कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं। तो देखिए, ओह मैं असफल हो गया, तो असफल होने पर क्या किया जाता है, दुख प्रकट किया जाता है, तो विषाद बोधक हो जाता है। अब यहाँ पर विषाद बोधक नाम आ सकता है, शोक बोधक नाम आ सकता है, कोई भी नाम आ जाए तो यहाँ पर आपका इस प्रकार का माना जाएगा। वाह कितनी अच्छी मिठाई है, इसमें प्रसन्नता नहीं है, इसमें विस्मय है। विस्मय यानी आश्चर्य। अब आपने यूं कर दिया कि वाह वाह कितनी अच्छी पुस्तक है। और किसी ने, जैसे कवि सम्मेलनों में इस शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, वाह वाह क्या बात है, यानी ऐसी किसी कवि द्वारा कही गई ऐसी बात जो अपने को आश्चर्यचकित कर देती है, यानी कितनी अच्छी बात कही है। तो इसके लिए इसे आश्चर्य बोधक या फिर विस्मय बोधक भी इसे कहा जाता है, विस्मय बोधक भी कहा जाता है। और ये संबोधन हो ही गया। जी हाँ आप कल आ सकते हैं, तो किसी और को यदि यस कहा जाता है तो वो किस में जाता है, अनुमोदन में जाता है। और स्वयं को यदि यस कहा जाए, यानी वाक्य यहाँ पर इस प्रकार से मैं लिख दूं कि जी हाँ मैं कल आऊंगी, यानी मैंने मेरे लिए स्वीकृति दी है, तो ये तो हो गया स्वीकृति बोधक। कल भी मैंने अच्छे से समझाया था, सॉरी, हाँ स्वीकृति बोधक ये हो जाएगा। और यदि किसी दूसरे के लिए कि हाँ कल आप आ सकते हो, आप जा सकते हो, इस प्रकार से है तो अनुमोदन होगा। तो ये चीज आपको विशेषतया ध्यान रखनी है। और आपको इसमें जो विस्मयादिबोधक वाक्य है उनमें आपको स्पेशली क्लियर कर लेना है कि कौन से शब्द किस, आह, अगर आह आ जाए, आह, तो आह का मतलब है वो, आप देख लीजिए आगे वाक्य को भी, आह मैं सफल हो गई, तो यहाँ पर जो हर्षबोधक वाक्य मान लिया जाएगा। तो ये चीजें आप देख लेना, कौन से विस्मय या अचरज में जाएंगे, कौन से छी छी कितनी गंदी जगह है ये। तो छी छी किसके लिए कहा जाता है, घृणा से संबंधित भाव होता है, तो इसलिए वहां पर भी वो चीजें मानी जाएगी। तो इन सबको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो क्लास में जाइए, क्लास भी देख लीजिएगा। और ये ऐसे वाक्य पूछ लिए जाते हैं, और रीट में स्पेशली इसलिए पूछ लिए जाते हैं क्योंकि गद्यांश व पद्यांश में से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें किसी भी वाक्य को उठाकर इस प्रकार की चीज पूछ ली जाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की यदि अपन बात करें तो देखिए, अगला प्रश्न है, वह मेरे बाद कक्षा में आया, ये वाक्य है।
आपको रेखांकित शब्द में अव्यय शब्द का भेद बताना है। रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय या अविकारी शब्द माना जाएगा? जो विकल्प है वो आपके सामने वही है। कौन से? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। हाँ, तो ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या है वह मेरे बाद कक्षा में आया, तो इसमें कौन सा, किस प्रकार का या कौन सा अविकारी शब्द माना जा सकता है? एक बार आप धीरे से पहले इसको छोड़कर कारकों में जाइए। कारक में एक कारक होता है संबंधवाचक, संबंधवाचक या संबंध कारक होता है। संबंध कारक की पहचान बताई जाती है का, के, की। ये रा, रे, री, ये, और इसके साथ साथ एक ये भी बताई जाती है ना, ने, नी। ये संबंध कारक की विशेषताएं मानी जाती है। और जैसे ही अपनों ने संबंध बोधक अविकारी शब्द भी देखा था, तो उसमें भी अपनों ने ये देखा था, मैंने आपको बताया था भी, जो संबंध कारक के जो चिन्ह है, संबंध कारक के ये जो चिन्ह है, इनके बाद यदि कोई अविकारी शब्द प्रयोग में लाया जा रहा है तो वो किस में जाएगा? संबंध बोधक में जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आप यूं सोचेंगे काके की तो है ही नहीं, तो रे तो है। अब रे ऐसे थोड़ी ना आता है काके की तरह अलग से। मेरे घर के पास बगीचा है, तो के तो अलग से आ गया। अब रे तो कभी अकेला तो आता ही नहीं है, ये तो किसी न किसी के साथ आता है। तो मेरे, अब यहां पर रे के तुरंत बाद अविकारी शब्द है, तो ये किस में जाएगा? संबंध बोधक में जाएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, इस प्रकार की गलती कभी भी मत करना। आप लोगों ने अविकारी शब्द बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगला, जैसे मान लीजिए कि मैंने वाक्य आपको लिख दिया कि मेरे घर के सामने अस्पताल है, अस्पताल है। अब ये वाक्य है, तो इसमें तो मेरे घर के सामने, यानी के अलग से आ गया, तो के के बाद ये अविकारी शब्द किस में चला जाएगा? संबंध बोधक में। सीधा सा पता चल रहा है, ठीक है। और इसमें भी अपनों ने दो प्रकार के देखे थे, एक तो विकृत रूप वाले, संज्ञाओं का विकृत रूप आ सकता है, और एक इस प्रकार के शब्द भी आ सकते हैं, जैसे सामने आ गया और सीता सहित, सहेलियों सहित बैठी है, तो सहेलियों संज्ञा का विकृत हुआ सहित, तो सहित शब्द वहां पर क्या मान लिया जाएगा? संबंध बोधक मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार के शब्द भी आ सकते हैं। तो यहां पर मैं बताना चाह रही हूं कि भाई के तो अकेला आ गया, साथ में भी आ जाता है उसके पास। अब उसके पास शब्द आ गया, तो उसके में के जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये किस में जाएगा? संबंध बोधक में जाएगा। तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है के, परंतु रे कभी भी अलग नहीं आता, ये किसी न किसी के साथ जुड़कर प्रयोग में आता है। इसलिए यहां भी कौन सा माना जाएगा? विस्मयादि बोधक माना जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगला अपन वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्न में से
अव्यय शब्द का चयन कीजिए। विकल्प आपके सामने ए परंतु, दूसरा दुधारू, तीसरा विकल्प आपके सामने आ जाएगा चल, और चौथा आ जाएगा पंजाबी। तो इसमें आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, विकल्प का चयन कीजिए। तब तक अपन एक और प्रश्न भी देख लेते हैं। उसने मुझे आंख फाड़कर देखा। रेखांकित शब्द में अविकारी शब्द होगा। विरेखांकित शब्द में कौन सा अविकारी शब्द माना जाएगा? विकल्प आपके सामने है क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा विकल्प आपके सामने आ जाएगा संबंध बोधक, और चौथा विकल्प आपके सामने वही आ जाएगा विस्मयादि बोधक। ये लीजिए, ये दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों का आप चयन कीजिए। देखिए, निम्न में से अविकारी शब्द है दुधारू गाय है, ये सामान्यतः विशेषण शब्द होता है। चलना क्रिया होती है, पंजाबी पंजाब से बना हुआ विशेषण शब्द माना जाता है। ये अपन पढ़ चुके हैं व्यक्तिवाचक विशेषण में पंजाबी शब्द, ठीक है। तो परंतु, किंतु, ये सारे के सारे, अथवा, वा, या, और, ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा अविकल्प मान लिया जाएगा, ठीक है। उसने मुझे आंखें फाड़ कर देखा। अब फाड़ना जो है, फाड़ कर, तो ये जो शब्द है वो किस में जाएगा? तो सबसे पहली बात तो इसके बाद देखिए कि कैसा शब्द है, क्रिया शब्द है। अब क्रिया शब्द से पहले आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये किस में जाएगा? क्रिया विशेषण में जाएगा। और क्यों जाएगा ये मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है। तो ये भी क्रिया विशेषण हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, वो भी मैं आपको बता देती हूं कि वह खाना बहुत खाती है, बहुत खाती है। अब यहाँ पर खाना ये बहुत ज्यादा खाती है, तो बहुत है या कम है? अब खाने को गिना तो नहीं जा सकता। अब सब्जी है, सब्जी को गिनोगे थोड़ी ना, उसकी तो नाप होती है, मात्रा होती है। तो मात्रा किस में जाती है? परिमाणवाचक में जाती है। तो परिमाणवाचक किसका भेद है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। तो इस प्रकार का वाक्य आ जाए और इसमें यहां पर रेखांकित करके पूछ लिया जाए कि भाई इसमें कौन सा अविकारी शब्द माना जाएगा, तो यहाँ पर परिमाणवाचक अविकारी शब्द माना जाएगा। तो यहाँ पर मैं अब तो सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि अब आपका अविकारी शब्द टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।